हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम हिस्ट्री के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की जर्नी पर चलेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे द स्टोरी ऑफ मराठी थिएटर, जो हमारे पार्ट 3 टेक्स्ट बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है बच्चों, ये महाराष्ट्र के कल्चर, सोसाइटी और आर्ट का एक आईना है। बोर्ड एग्जाम्स में से शॉर्ट नोट्स, मैच द पेयर्स और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस सब कुछ आ सकता है। तो चलिए स्टेज के पर्दे उठाते हैं और इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए क्लास शुरू करने से पहले एक चीज इमेजिन कीजिए। सोचो आप एक प्ले देखने गए हो। लाइट्स ऑन होती हैं, एक्टर्स स्टेज पर आते हैं, पर उनके हाथ में कोई स्क्रिप्ट, कोई लिखे हुए डायलॉग्स हैं ही नहीं। वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो ऑन द स्पॉट, उसी वक्त सिचुएशन के हिसाब से बना रहे हैं। अजीब लग रहा है ना सुनने में, पर सच ये है कि एक जमाने में शुरुआत ऐसी ही हुई थी। तो आज हम इस पूरी जर्नी को ट्रेस करेंगे, कैसे मराठी थिएटर इस नो स्क्रिप्ट फेज से निकलकर इतनी पावरफुल लिखी हुई कहानियों तक पहुंचा, जिन्होंने पूरे समाज पर एक गहरा असर डाला। ये जो एवोल्यूशन है ना, यही इस चैप्टर की सोल है। तो इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले जरूरी है कि हम इसके फाउंडेशन को, इसकी नींव को समझ लें। हमारा पहला सेक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं, है थिएटर एक परिचय। आखिर थिएटर, जिसे हम हिंदी में रंगमंच कहते हैं, होता क्या है? व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? इसके पीछे क्या क्या चीजें काम करती हैं? चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार थिएटर की सबसे सिंपल डेफिनेशन है अ प्लेस डिवोटेड टू परफॉर्मेंसेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। आइए इस डेफिनेशन को दो इंपॉर्टेंट हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। पहला कीवर्ड है परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी प्रदर्शनकारी कला। इसका मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में, कोई भी ऐसी आर्ट, कोई भी ऐसी कला जो लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म की जाए, जैसे डांस, म्यूजिक या ड्रामा। दूसरा पार्ट है सोलो और कलेक्टिव। अब परफॉर्मेंस सोलो भी हो सकती है, यानी एकल, जहां सिर्फ एक ही आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा हो, या फिर कलेक्टिव, यानी सामूहिक, जहां आर्टिस्ट का एक पूरा ग्रुप मिलकर परफॉर्म करता है, जैसे एक नाटक में होता है। तो थिएटर बस वो जगह है, वो स्टेज है, जहां ये कलाएं जिंदा हो जाती हैं। ओके, आप सोचिए एक अच्छा प्ले, एक सक्सेसफुल नाटक कैसे बनता है। ये बिल्कुल एक अच्छी रेसिपी की तरह है, जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स सही प्रोपोर्शन में चाहिए। ये एक टीम एफर्ट है। सबसे पहले आती है स्क्रिप्ट, कहानी की आत्मा। फिर उस कहानी को एक विजन, एक दिशा देता है डायरेक्टर। फिर आते हैं आर्टिस्ट, जो उन कैरेक्टर्स में जान डालते हैं, उन्हें अप्रोप्रिएट लुक देते हैं, मेकअप एंड कॉस्ट्यूम्स। जिस दुनिया में ये कहानी हो रही है, उस दुनिया को क्रिएट करते हैं स्टेज एंड आर्ट डिज़ाइन और लाइटिंग। और ये सब किसके लिए किया जाता है? ऑफ कोर्स ऑडियंस, यानी दर्शकों के लिए, और क्रिटिक्स, यानी समीक्षक, जो उस प्ले को एनालाइज करके उसकी अच्छाई या बुराई बताते हैं। याद रखिएगा, इनमें से एक भी एलिमेंट कमजोर हो तो पूरा प्ले अपना इम्पैक्ट खो सकता है। अब कहानी को ऑडियंस तक पहुंचाने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। ज्यादातर प्लेज में, एज यू नो, डायलॉग्स या संवाद का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक सवाल है, क्या बिना शब्दों के, विदाउट वर्ड्स, कोई कहानी कही जा सकती है? एब्सोल्युटली। उस आर्ट फॉर्म को कहते हैं माइम, यानी मूक अभिनय। इसमें एक्टर्स सिर्फ अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स और बॉडी मूवमेंट से पूरी कहानी ऑडियंस तक पहुंचा देता है। और हाँ, इनके अलावा डांस और म्यूजिक भी स्टोरी टेलिंग का एक बहुत ही पावरफुल टूल बन सकते हैं, जिसका एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल हम आगे इसी पार्ट 3 के चैप्टर में संगीत नाटक के रूप में देखेंगे। ओके, तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं, लेट्स डाइव इनटू द मेन स्टोरी। चलिए सीधा चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में। हमारा अगला सेक्शन है मराठी थिएटर का आरंभ। हम इसकी जड़ों तक, इसके रूट्स तक जाएंगे और देखेंगे कि इसकी नींव, इसका फाउंडेशन एग्जैक्टली कहाँ और कैसे रखा गया। तो मराठी थिएटर की शुरुआत हुई कहाँ से? सरप्राइजिंगली इसकी जड़ें महाराष्ट्र से दूर आज के तमिलनाडु के तंजौर में मिलती हैं। वहाँ के जो भोसले फैमिली के रूलर्स थे, वो ड्रामा के बहुत बड़े पेट्रन्स थे। अब ये पेट्रन वर्ड का मतलब क्या है? पेट्रन मतलब संरक्षक, यानी वो लोग जो आर्ट और आर्टिस्ट्स को फिनेंशियली एंड मोरली दोनों तरह से सपोर्ट करते हैं। ये भोसले राजा न सिर्फ प्लेस को इनकरेज करते थे, बल्कि उन्होंने खुद प्लेस लिखे और संस्कृत प्लेस को ट्रांसलेट भी करवाया। तो आप कह सकते हैं कि यही वो चिंगारी थी जहां से मराठी थिएटर की आग लगनी शुरू हुई। अब आते हैं उस इंसान पर जिसके बिना मराठी थिएटर की कहानी अधूरी है। बच्चों, ये नाम आप अपने एग्जाम्स के लिए स्टार मार्क कर लीजिए। विष्णुदास भावे। इन्हें फादर ऑफ द मराठी थिएटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही इस आर्ट फॉर्म को एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर दिया और महाराष्ट्र में इसे पॉपुलर बनाया।
उनका पहला प्ले था सीता स्वयंवर। ये नाम और उनका टाइटल फादर ऑफ मराठी थिएटर, 1 मार्क क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए एक मस्ट रिमेंबर पॉइंट। विष्णुदास भावे के मूवमेंट के बाद मराठी स्टेज पर अलग अलग तरह के नाटक आने लगे। कुछ थे हिस्टोरिकल प्लेस, यानी ऐतिहासिक नाटक जो लोगों को उनके ग्लोरियस पास्ट, उनके गौरवशाली इतिहास से जोड़ते थे। फिर थे माइथोलॉजिकल प्लेस, यानी पौराणिक नाटक जो धार्मिक कथाओं के जरिए मॉरल वैल्यूज सिखाते थे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी थी लाइट फार्सिकल प्लेस। फार्सिकल का मतलब होता है विनोदी या ह्यूमरस। ये प्लेस सामाजिक बुराइयों पर, सोशल इश्यूज पर हंसी मजाक के जरिए इन अ सटायरिकल वे चोट करते थे। मतलब एंटरटेनमेंट के पर्दे के पीछे एक पावरफुल सोशल मैसेज छुपा होता। और यहाँ आता है मराठी थिएटर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, अ वेरी क्रूशल पॉइंट। जैसा हमने शुरू में बात की थी, पहले प्लेज में लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं होती थी। एक्टर्स स्पॉन्टेनियस डायलॉग्स बोलते थे, मतलब मौके पर ही बनाकर बोल देते थे। इससे क्या होता था? कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी, हर शो अलग हो जाता था। फिर आया साल 1861। वीजे कीर्ताने ने थोरले माधवराव पेशवे नाम का प्ले लिखा। ये मराठी थिएटर का पहला प्ले था जिसका कंप्लीट स्क्रिप्ट डायलॉग्स के साथ पहले से लिखा गया और प्रिंट भी करवाया गया। यहाँ से थिएटर एक आर्ट ऑफ द मूवमेंट से एक स्ट्रक्चर्ड लिटरेरी आर्ट फॉर्म बन गया। दिस वॉज अ रेवोल्यूशन, अ ट्रू गेम चेंजर। तो स्क्रिप्ट्स ने थिएटर को एक स्ट्रक्चर तो दे दिया, लेकिन अब उसमें एक नई आत्मा, एक नई सोल आने वाली थी। और वो सोल थी म्यूजिक। हमारा अगला सेक्शन संगीत और समाज इसी गेम चेंजर के बारे में है। अब पार्ट 3 का अगला पैराग्राफ देखते हैं, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे क्लासिकल म्यूजिक ने मराठी थिएटर में एंटर किया और एक नए युग, एक नए एरा की शुरुआत की, जिसे हम संगीत नाटक के नाम से जानते हैं। तो ये फ्यूजन हुआ कैसे? हाउ डिड म्यूजिक एंड ड्रामा कम टुगेदर? इसकी शुरुआत हुई 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। बालकृष्ण बुआ इचालकरंजीकर ने महाराष्ट्र में नॉर्थ इंडियन क्लासिकल ख्याल म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया। उनके बाद उस्ताद अलादिया खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान जैसे महान संगीतकारों ने इसको और आगे बढ़ाया। धीरे धीरे महाराष्ट्र की आम जनता में क्लासिकल म्यूजिक सुनने और समझने का टेस्ट डेवलप हो गया। अब सोचिए, जब लोगों को म्यूजिक इतना पसंद आने लगा तो प्लेराइट्स ने सोचा क्यों ना इस म्यूजिक को नाटक की कहानी का ही हिस्सा बना दिया जाए। और बस इसी सोच से जन्म हुआ संगीत नाटक का म्यूजिकल मराठी थिएटर। एक ऐसी अनोखी परंपरा जहां डायलॉग्स और गाने मिलकर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस संगीत नाटक के दौर में किर्लोस्कर मंडली एक सुपरस्टार थिएटर कंपनी बनकर सामने आई। उनका प्ले संगीत शकुंतल, जिसे अन्ना साहेब किर्लोस्कर ने लिखा था, एक ब्लॉकबस्टर हिट था। लेकिन एक प्ले ऐसा था जो एंटरटेनमेंट से कहीं आगे निकल गया, और वो था गोविंद बल्लाल देवल का शारदा। ये प्ले एक लैंडमार्क माना जाता है और आपके एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसने थिएटर को एक सोशल वेपन की तरह इस्तेमाल किया। इसने उस वक्त की एक बहुत ही गलत प्रथा, बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज और छोटी लड़कियों की शादी उम्रदराज आदमियों से करने के खिलाफ आवाज उठाई, वो भी एक ह्यूमरस मजाकिया अंदाज में। इस दौर के कुछ और जेम्स हैं जो आपको मैच द पेयर्स के लिए बिल्कुल याद रखने हैं। इस टॉपिक पे 3 मार्क्स क्वेश्चन भी बन सकता है। पहला, श्रीपाद कृष्णा कोलाहतकर का मूकनायक। दूसरा, KP खादिलकर का संगीत मनापमान, जो प्राइड और लव के बीच के कॉन्फ्लिक्ट पर एक म्यूजिकल मास्टरपीस है। और तीसरा, राम गणेश कटकरी का एक आज प्याला, जो अल्कोहलिज्म यानी शराब की लत के डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स पर एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजेडी है। ये सिर्फ प्लेज नहीं थे बच्चों, ये अपने समय के आईने थे। दे वर मिरर्स ऑफ देयर टाइम। थिएटर का इस्तेमाल सिर्फ सोशल रिफॉर्म के लिए नहीं, बल्कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के लिए भी हो रहा था। इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है KP खादिलकर का प्ले कीचकवध। ये एक मेटाफोरिकल ड्रामा था। मेटाफोरिकल यानी रूपक, जहां कहानी कुछ और होती है और इशारा कहीं और होता है। ऊपर से देखने में ये महाभारत की कहानी थी, लेकिन आम जनता इसका असली मतलब समझती थी। इसमें द्रौपदी थी हेल्पलेस मदर इंडिया यानी बेबस भारत माता, युधिष्ठिरा मॉडरेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और भीम एक्सट्रीमिस्ट्स को, और विलेन कीचका वो था उस वक्त का एरोगेंट वाइसरॉय लॉर्ड कर्जिन। बेसिकली इस प्ले के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की निंदा की जा रही थी और लोगों में आज़ादी की आग भड़काई जा रही थी। दिस इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ हाउ आर्ट कैन बिकम अ वेपन अगेंस्ट ऑप्रेशन। चलिए अब हम इस सफर के आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पर आ गए हैं, द मॉडर्न एरा। हमारा फाइनल सेक्शन है आधुनिक रंगमंच के सितारे यानी स्टार्स ऑफ द मॉडर्न स्टेज। अब हम मिलेंगे उन लेजेंड्स से जिन्होंने 20th सेंचुरी में मराठी थिएटर को उसकी गोल्डन एज तक पहुंचाया।
मॉडर्न मराठी थिएटर की बात हो और नाटा सम्राट का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसा मास्टरपीस है जिसे आज भी एक बेंचमार्क माना जाता है। इसे लिखा था लेजेंडरी ऑथर और पोएट विष्णु वामन शिरवाडकर, जिनको हम उनके पेन गेम कुसुमाग्रज से बेहतर जानते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्ले विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी किंग लियर से इंस्पायर्ड है। इस कनेक्शन को जरूर याद रखिए। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नाटा सम्राट के जो मेन कैरेक्टर हैं गणपतराव बेलवालकर, उनका कैरेक्टर पूरी तरह से फिक्शनल नहीं है। कुसुमाग्रज ने इस कैरेक्टर को उस दौर के 2 रियल लाइफ थिएटर लेजेंड्स गणपतराव जोशी और नाना साहेब फटक की लाइफ से इंस्पायर होकर क्रिएट किया था। उन दोनों महान कलाकारों की लाइफ के स्ट्रगल्स और उनके आर्ट को मिलाकर ये अमर कैरेक्टर बनाया गया था। 20th सेंचुरी में एक नया चैलेंज सामने आया, सिनेमा। फिल्मों की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और एक वक्त ऐसा लगा कि शायद थिएटर का युग खत्म हो जाएगा। लोग थिएटर आना कम हो गए थे। ऐसे मुश्किल समय में मराठी थिएटर को बचाने का काम किया आचार्य अत्रे ने। उन्होंने अपने जोरदार सोशल और ह्यूमरस प्लेस जैसे सष्टांग नमस्कार और घरा बाहर से ऑडियंस को वापस थिएटर्स में खींच लिया। ही वॉज द मैन हु केप्ट द फ्लेम ऑफ मराठी थिएटर अलाइव ड्यूरिंग अ टेम्पररी डिक्लाइन। मॉडर्न एरा में हिस्टोरिकल प्लेस का एक नया दौर शुरू हुआ। ये मैच द पेयर्स के लिए क्रिटिकल है, सो प्लीज पे अटेंशन। वसंत कानेटकर का रायगराला जवा जाग्ये थे, जो छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी बताता है। विजय तेंदुलकर का वर्ल्ड फेमस घाशीराम कोटवाल, जो पावर और करप्शन पर एक शार्प पॉलिटिकल सटायर है। और विश्राम बेदेकर का तिलक आणी अगरकर, जो 2 महान फ्रीडम फाइटर्स की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को स्टेज पर लाता है। इन प्लेज ने प्रूव कर दिया कि हिस्ट्री हमेशा रेलेवेंट रहती है। कोई भी थिएटर उसके एक्टर्स के बिना सोचा ही नहीं जा सकता। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मराठी स्टेज के स्तंभ यानी पिलर्स माने जाते हैं। गणपतराव जोशी, नारायणराव राजहंसा, जिनको लोग प्यार से बाल गंधर्वा कहते थे और जो अपने फीमेल रोल्स के लिए फेमस थे। केशवराव भोसले, चिंतामणराव कोल्हाटकर और गणपतराव बोदास। ये सिर्फ एक्टर्स नहीं थे, ये अपने आप में इंस्टीट्यूशंस थे जिनके अनमोल कंट्रीब्यूशन को हम कभी भुला नहीं सकते। और आखिर में आइए एक और इम्पॉर्टेंट चेंज की बात करते हैं जो पार्ट 3 में बताया गया है, द स्टेज इटसेल्फ। शुरुआती मराठी प्लेज ओपन ग्राउंड्स में यानी खुले मैदानों में परफॉर्म किए जाते थे। इमेजिन कीजिए रात का अंधेरा और मशालों की रोशनी में चलता हुआ एक नाटक। लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान मुंबई में क्लोज थिएटर्स बनाए गए, जैसे प्ले हाउस और विक्टोरिया थिएटर। धीरे धीरे प्लेस खुले मैदान से इन बंद थिएटर्स के अंदर शिफ्ट हो गए। इसने ना सिर्फ परफॉर्मेंस स्टाइल को बदला, बल्कि थिएटर देखने के एक्सपीरियंस को भी हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस पूरी शानदार जर्नी को एक क्विक रिकैप में देखते हैं। हमने शुरुआत की तंजौर के भोसला रूलर्स के पेट्रोनेज से और मिले फादर ऑफ मराठी थिएटर विष्णुदास भावे से। फिर हमने देखा वो टर्निंग पॉइंट जब नो स्क्रिप्ट से रिटन स्क्रिप्ट का दौर शुरू हुआ। उसके बाद क्लासिकल म्यूजिक की एंट्री ने जन्म दिया संगीत नाटक को। हमने मॉडर्न लेजेंड्स जैसे कुसुमाग्रज और आचार्य अत्रे के कॉन्ट्रीब्यूशन को समझा। और आखिर में हमने देखा कि कैसे प्लेज खुले मैदान से बंद थिएटर्स तक पहुंचे। ये जो की माइलस्टोन्स हैं, ये आपको एक परफेक्ट स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने में बहुत हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी मराठी थिएटर की शानदार कहानी। हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और नेम्स याद करना नहीं है। हिस्ट्री है उन कहानियों को समझना जिन्होंने हमारे कल्चर को शेप किया है। जैसा कि कहा जाता है, टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट वी मस्ट ऑनर द स्टोरीज ऑफ आवर पास्ट। आई होप इस लेसन ने आपको इस जिंदा कहानी को बेहतर समझने में मदद की होगी। दिस लेसन वॉज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। Like, share, subscribe and press the bell icon for further notification.